नमस्कार। द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि द स्टडी संस्थान यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए नए नए इनिशिएटिव लाता रहा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज से हम एक नया प्रोग्राम वीकली करंट अफेयर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को साप्ताहिक रूप से कवर करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम हम देखेंगे वासेनार अरेंजमेंट। हाल ही में भारत के द्वारा 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की गई। चलिए जानते हैं कि वासेनार अरेंजमेंट क्या है। यह एक स्वैच्छिक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के मध्य सूचना के नियमित आदान प्रदान के माध्यम से पारंपरिक हथियारों तथा द्वैध उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देना है। दोहरे उपयोग से तात्पर्य एक ऐसी वस्तु या प्रौद्योगिकी की उस क्षमता से है जिसका उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए जैसे रक्षा, सैन्य, सुरक्षा आदि के लिए किया जा सकता हो। यह निकाय 1996 में बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रणों के लिए तृतीय काल की समन्वय समिति के स्थान पर अस्तित्व में आया था। इसका नाम नीदरलैंड के द हेग शहर के उपनगर वासेनार पर रखा गया है, जहां 1995 में इस तरह की बहुपक्षीय सहयोग को शुरू करने का समझौता हुआ था। इसमें कुल 42 सदस्य देश हैं और इनका नवीनतम सदस्य भारत है, जो 2017 में शामिल हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। भले ही भारत अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी यह वासेनार समूह में प्रवेश पाने में कामयाब रहा है। यह भारत के लिए अनेक रूपों में महत्वपूर्ण हो सकता है। सर्वप्रथम वासेनार प्रवेश भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी साख मजबूत करने में सहायता करेगा। वहीं परमाणु अप्रसार क्षेत्र में देश का कद बढ़ाने के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को हासिल करने में भी सहायता मिलेगी। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत के प्रवेश के लिए एक मजबूत पक्ष बनने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त यह भारत को वैश्विक अप्रसार संरचना में मजबूती से शामिल करने के साथ साथ रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों की प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सक्षम बनाएगा। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह अर्थात न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 48 सदस्यों का एक संगठन है जिसमें परमाणु आपूर्तिकर्ता देश शामिल हैं, परंतु भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई समूह निर्यात के माध्यम से रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की ओर। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण कार्यक्रम। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा भारत की प्रथम हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की गई। यह परियोजना एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड का एक संयुक्त अभ्यास है। सूरत के पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क में यह ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम शुरू किया गया। यह कदम 2070 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने और कार्बन तटस्थ बनाने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप है। तो आइए अब जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन प्राकृतिक तौर पर पाया जाने वाला एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। यह एक हल्का तत्व है जो अन्य तत्वों के साथ संयोजन में पाया जाता है। जैसे पानी में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु पाया जाता है। हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलोसिस कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलोसिस द्वारा पानी को विभाजित करके उत्पादित की जाती है। यह विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन के साथ ऊर्जा के सबसे स्वच्छ स्रोतों में से एक है। इसका उपयोग कारों में ईंधन के रूप में या उर्वरक और इस्पात निर्माण में किया जाता है। इस कार्यक्रम के नियामक निकाय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड ने पाइप नेचुरल गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के 5% तक के वॉल्यूम के मिश्रण को मंजूरी दी है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 20% तक बढ़ाया जाएगा। प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर ग्रीन हाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। यह उपलब्धि अभी केवल ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं पाइप नेचुरल गैस के साथ भारत के हाइड्रोजन मिश्रण में क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यह ताप की निवल मात्रा को कम किए बिना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करेगा। इससे भारत न केवल अपने हाइड्रोजन आयात बिल को कम करेगा बल्कि विश्व में हरित हाइड्रोजन और हरित रसायन निर्यातक बनकर विदेशी मुद्रा भी अर्जित करने में सफल होगा। 2021 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। हाइड्रोजन का उपयोग न केवल भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा, बल्कि यह जीवाश्म ईंधन के आयात पर भारत की निर्भरता को भी कम करेगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। विदेशी विश्वविद्यालयों हेतु यूजीसी के द्वारा मसौदा मानदंडों की घोषणा।
हाल ही में यूजीसी के द्वारा तैयार मसौदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत में कैंपस खोलने का मार्ग निर्धारित करेंगे। इन प्रस्तावों के अंतर्गत शीर्ष 500 वैश्विक रैंकिंग में स्थान रखने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है। ऐसे परिसर घरेलू और विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपने स्वयं की प्रवेश की परीक्षाओं और मापदंडों को विकसित कर सकते हैं। उन्हें अपनी शुल्क संरचना तय करने की स्वायत्ता भी होगी। साथ ही उन्हें भारतीय संस्थानों पर लगाए गए किसी भी कैप का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु शुल्क व्यवस्था में उचित और पारदर्शिता बनाए रखना होगा। उन्हें भारत और विदेशों से फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती करने की स्वायत्ता होगी। हालांकि ऐसे विश्वविद्यालय और कॉलेज अध्ययन के ऐसे किसी भी कार्यक्रम की पेशकश नहीं कर सकते हैं जो भारत के राष्ट्रीय हित या भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को खतरे में डालता हो। उन्हें धन की सीमा पर आवाजाही के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा इसके नियमों के अनुरूप होगी। अब जानते हैं कि विदेशी परिसरों की भारत में स्थापना से भारत को किन किन लाभों की संभावित उम्मीद है। भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के कैंपस ग्लोबल साउथ के छात्रों को भी आकर्षित करने में सफल होंगे। भारतीय छात्रों को सस्ती कीमत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। वहीं ये परिसर भारत को एक आकर्षित वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाने में भी सहायता करेंगे। जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में विदेशी परिसरों और उच्च शिक्षा के अनुमति देने के बारे में क्या कहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को किफायती कीमत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में स्थापित करना चाहती है, जिससे भारत को विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में सहायता मिलेगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को विधायी ढांचे के माध्यम से भारत में संचालित करने की सुविधा दी जाए, जो हालिया यूजीसी के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों के मसौदे के विपरीत है। भारत में स्थापित किए जाने वाले परिसरों के कारण किन किन चुनौतियों का भारत को सामना करना पड़ सकता है। सर्वप्रथम, विदेशी शिक्षण संस्थान शिक्षण क्षेत्रों में महंगाई ला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय कैंपस दूसरे दर्जे का विकल्प बनकर भी उभर सकते हैं, जिसके पक्ष में कुछ सुझाव दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। उच्च शिक्षा के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने के लिए बुनियादी ढांचे पर बल देना होगा और कम कीमत पर देश के भीतर विदेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी। तो आइए देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है। जोशीमठ में भू धसाव। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण राज्य प्रशासन के समक्ष नवीन चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जोशीमठ समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जानते हैं जोशीमठ के बारे में कुछ विशेष। जोशीमठ शहर एक प्राचीन भूस्खलन सामग्री पर स्थित है। इसका अर्थ है कि यह रेत और पत्थर के जमाव पर टिका है, न कि चट्टान पर, जिसकी भार वहन क्षमता अधिक नहीं है और जो इसे बढ़ते बुनियादी ढांचे और आबादी के लिए बेहद संवेदनशील बनाता है। अनियोजित और अनधिकृत शहरीकरण ने पानी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है, जिस कारण यहाँ पर भूस्खलनों की निरंतरता बनी रहती है। इसी संबंध में मिश्रा समिति की रिपोर्ट 1976 चर्चाओं का काफी विषय बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार अलकनंदा नदी की धाराओं के द्वारा कटाव से यह क्षेत्र और अधिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बन गया है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत संयंत्र के द्वारा धौलीगंगा नदी पर बनाई गई रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना ने जोशीमठ की नींव को और कमजोर कर दिया है। रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना से तात्पर्य है कि इन परियोजनाओं के तहत जल प्रवाह में बिना किसी बाधा के जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसमें नदी मार्ग में बिना किसी बांध को बनाए प्रवाहित जल का उपयोग किया जाता है। धौलीगंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली यह हिमालयन नदी अलकनंदा नदी की एक उपनदी है, जो स्वयं गंगा नदी की एक स्रोत धारा है। धौलीगंगा नीति दर्रे के समीप आरंभ होती है, जो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। इसके मार्ग के बीच ऋषि गंगा नदी का इसमें विलय हो जाता है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है दशकीय जनगणना स्थगित। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के अनुसार जनगणना के कार्य को 2024-25 के लिए स्थगित कर दिया है और प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर रखने के लिए सीमा को 30 जून 2023 के लिए बढ़ा दिया है। देखते हैं कि जनगणना है क्या। जनगणना किसी देश की जनसंख्या के आकार, वितरण, सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और अन्य विशेषताओं के बारे में डेटा को एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और प्रसारित करने की प्रक्रिया है। पहली बार जनगणना 1872 में
ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो के काल में शुरू की गई थी। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना की निरंतरता 1881 में शुरू हुई थी और 2011 में भारत की 15वीं जनगणना की गई थी। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा करवाई जाती है। इसमें जनसांख्यिकीय और विभिन्न सामाजिक आर्थिक मापदंडों जैसे शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, प्रवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय और व्यक्तियों के प्रवास पर डेटा एकत्र किया जाता है। 2011 में पहली बार बायोमेट्रिक रूप से जनगणना के आंकड़ों को एकत्र किया गया था। यह विभिन्न समुदायों में सुधार के क्षेत्रों के उत्थान हेतु सरकारी नीतियों को तैयार करने में भी काफी सहायक सिद्ध हुआ। तो अब जानते हैं कि जनगणना प्रक्रिया को किस प्रकार पूरा किया जाता है। प्रत्येक जनगणना से पूर्व राज्यों को अपनी प्रशासनिक इकाइयों अर्थात शहर, जिला, नगर निकायों आदि की संख्या के बदलाव के बारे में भारत महारजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से सूचित करना होता है। जनगणना का कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाता है। हाउस लिस्टिंग के अंतर्गत घरों को बनाने में प्रयोग किए गए संसाधनों की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। वहीं जनसंख्या गणना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जनगणना की जाती है और उसकी व्यक्तिगत जानकारियों जैसे आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म आदि डेटा का संग्रह किया जाता है। आमतौर पर हमें राष्ट्रीय जनगणना, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और जनगणना के बीच में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में केवल जनसांख्यिकीय जानकारी होती है। इसकी शुरुआत पहली बार 2010 में की गई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 6 महीने से या उससे अधिक समय से किसी स्थान विशेष में रह रहा हो या रहने की उम्मीद करता हो, उसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत सामान्य व्यक्ति माना जाता है। जनगणना भारत के लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं व विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय डाटों की जानकारी प्रदान करती है। हाल ही में जनसंख्या में की गई देरी के क्या निहितार्थ हो सकते हैं? सर्वप्रथम, जनगणना में देरी के कारण 2011 की जनसंख्या के डेटा का प्रयोग की निरंतरता जारी रहेगी। पिछले दशक में जनसंख्या की संरचना में तेजी से परिवर्तन हुआ है क्योंकि कोविड के कारण वयस्कों और वृद्धों की मृत्यु बच्चों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात में उत्खनन से 5000 वर्ष पूर्व के शवाधान संस्कारों के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के कच्छ जिले में जूना खटिया गांव में हुए एक उत्खनन में वहां शवाधानों की कतारें मिली हैं। इन शवाधानों से कंकाल के अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन, मनकों के आभूषण, जानवरों की हड्डियां आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अवशेषों में हमें जो शवाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे 5000 वर्ष पुराने हैं, जिनका संबंध हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा जा रहा है। यहाँ प्राप्त कब्रें आयताकार प्रकार की हैं, जिनके निर्माण के लिए यहाँ सामान्य तौर पर पाए जाने वाली बेसाल्ट चट्टानों का प्रयोग किया गया है और इन पत्थरों को जोड़ने के लिए क्ले का प्रयोग किया गया है। कुल कब्रों की संख्या 500 के करीब बताई जा रही है, जिनकी खुदाई अभी बाकी है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी भी कहते हैं क्योंकि इसके अधिकतम स्थल सिंधु नदी के पास अवस्थित है। यह सभ्यता अपनी समकालीन वैश्विक सभ्यताओं की अपेक्षा अधिक उन्नत और व्यापक होने के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 3 प्रकार की विधियां प्रचलन में देखी गई हैं। सर्वप्रथम पूर्ण समाधिकरण, जिसके तहत शवों को उत्तर और दक्षिण की दिशा में रखा जाता था और पारलौकिक विश्वास के कारण इनके पारलौकिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली दैनिक वस्तुएं जैसे शीशा, कंघा, मृद भांड आदि भी रखे जाते थे। आंशिक समाधिकरण, जिसके तहत शवों को खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता था। जानवरों के खाए जाने के पश्चात और सड़ने गलने के पश्चात बचे अवशेषों को दफना दिया जाता था। दाह संस्कार के अंतर्गत शवों को जलाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। सबसे अधिक पूर्ण समाधिकरण की प्रक्रिया प्रचलन में थी। इसके अतिरिक्त हमें कालीबंगा में भी छोटी छोटी गोलाकारी कब्रें मिली है। लोथल में हमें युग्म शवाधानों का साक्ष्य मिला है, जिसे विद्वानों के द्वारा सती प्रथा के प्रचलन की ओर संकेत किया गया है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है, नालंदा के लघु स्तूप। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा नालंदा में 1200 साल पुराने 2 दानात्मक लघु स्तूपों की खोज की गई है। यहाँ पत्थर पर उकेरे गए स्तूपों पर बुद्ध की आकृतियां दर्शाई गई हैं। स्तूप शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। यह टीले की तरह एक समाधि संरचना है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए सांची स्तूप के अवशेष सांची स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित है। अब जानते हैं कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं तथा इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। स्तूप मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजार्थक स्तूप। शारीरिक स्तूप के तहत इस प्रकार के स्तूपों में भगवान बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विभिन्न भाग जैसे दांत, नख, केश आदि रखे जाते हैं। पारिभोगिक स्तूपों के तहत भगवान बुद्ध की उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे शिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि रखी गई हैं। उद्देशिका स्तूपों में भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अर्थात उनकी यात्रा
यात्रा से संबंधित स्थलों पर बनाए गए हैं। पूजार्थक स्तूप ये पूजा के उद्देश्य से निर्मित किए जाते थे। स्तूपों की विशेषताओं में यह एक अर्धगोलाकार टीला होता है जिसमें ऊपर एक हर्मिका बनी होती है और यष्टि के 3 छत्रों जैसी संरचना पाई जाती है जो बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों का प्रतिनिधित्व करती है। यह 4 दीवारी से घिरा होता है और चारों दिशाओं में अलंकृत प्रवेश द्वार बने होते हैं। अनुष्ठानिक परिक्रमा के लिए अर्धगोलाकार टीला के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। तो ये जानते हैं कि नालंदा विहार की कुछ विशेषताओं के बारे में। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी तक के मठ और शैक्षणिक संस्थानों के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नालंदा में गौतम बुद्ध, महावीर दोनों ने कुछ समय तक निवास किया था। तो आइए अब जानते हैं नालंदा महाविहार के बारे में। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी तक के मठ और शैक्षणिक संस्थानों के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने कुछ समय के लिए निवास किया था। यहाँ नागार्जुन, धर्मपाल, दृढ़नाग, शांतरक्षित जैसे विद्वान नालंदा विहार से ही संबंधित हैं। भारत में मगध के प्राचीन साम्राज्य का यह एक बड़ा बौद्ध मठ था। इसके अतिरिक्त यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी था। इसमें स्तूप, चैत्य और विहार तीनों एक स्थान पर देखने को मिलते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।